बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और आप लोगों की सेहत के लिए, आप लोगों की तंदुरुस्ती के लिए ढेरों दुआएं हैं। अल्लाह ताला हम सबको ज़िंदगी तंदुरुस्ती वाली जो है वो सलामती वाली ज़िंदगी अता करे। दिन का आगाज़ अच्छी बातों से ही करना चाहिए ताकि आगे भी आपके साथ सभी कुछ अच्छा हो। तो शो की जो अच्छी बात है वो तो हमने शामिल करनी है। तो सबसे पहले आज की अच्छी बात। रहमानिर्रहीम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में इस बात को बयान किया है कि झूठ, अल्लाह लानत करता है झूठ बोलने वालों पर। अल्लाह की लानत याद रखिए कि हमेशा उस शख्स पर होती है कि जो ऐसे काम करता है कि जो अल्लाह की रहमत का मुस्तहिक नहीं होता। अल्लाह की रहमत से, उसके फ़ज़ल से और उसके इनाम से दूर होना दर हकीकत लानत कहलाता है। लेकिन ये लानत करना, इसका मुझे और आपको कोई हक़ नहीं है कि हम किसी पर लानत भेजें। कुरान पाक जब ये बात कहता है कि झूठों पर लानत है, तो इससे मुराद यही होता है कि वो लोग के जो अपनी ज़िंदगी का शिआर, अपनी ज़िंदगी की आदत और अपने तर्ज़ ज़िंदगी ऐसा बना लेते हैं कि जो झूठ पर मबनी होता है, यानी उनकी शख्सियत, उनकी ज़ात झूठ से ही बनी होती है। तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों पर लानत भेजता है। हमारे माशरे में भी झूठ आम हो चुका। हमें इस बात की कोशिश करनी चाहिए, बल्कि अपनी शख्सियत, अपने अखलाक की बुनियाद और असास हमें सच को बनाना चाहिए और उस पर अपनी शख्सियत को खड़ा करना चाहिए। अपने बच्चों की भी, अपने छोटों की, और एक दूसरे को हमें सच बोलने की तलकीन करनी चाहिए। जी, तो ये थी आज की अच्छी बात। इनको गौर से सुने, गौर से अमल करने की कोशिश करें। ये छोटी छोटी चीज़ें अगर हम इन पे अमल करना शुरू कर दें तो यकीन माने हमारी पूरी ज़िंदगी संवर जाती है। और छोटा सा अमल जब हम अपना लेते हैं तो हमारी पूरी की पूरी लाइफ पर उसका असर होना शुरू हो जाता है। अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता करे। आज की टॉप स्टोरी क्या है? पहली खबर है जी, शहर में बड़ा सानहा पेश की 407 दुकानें जलकर राख। वज़ीर आला का इंक्वायरी का हुक्म, सिक्योरिटी इंचार्ज गिरफ्तार। बड़ी इमारतों में आग बुझाने के हालात नाकारा। शहर की 460 बुलंदोबाला इमारतों में फायर सिस्टम का कोई निजाम नहीं। पंजाब में सियासी जोड़ तोड़ तेज। हमजा शहबाज की जहांगीर तरीन के घर आमद। जी तो नाज़िर, ये हैं आज की टॉप स्टोरीज। खबरों को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर राव दिलशाद हुसैन मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम राव। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, पहली खबर की तरफ चलते हैं। इंतहाई अफसोसनाक वाकया और एक के बाद एक इस तरह के वाकयात पेश आना बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे इदारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। सवाल ये पैदा होता है कि जब इस तरह का कोई वाकया पेश आ जाए तब हम थोड़ा सा जागते हैं, उसके बाद तमाम मुतल्लिका इदारे लंबी तान के सो जाते हैं। हुआ क्या कल जी? पेश की 407 दुकानें जलकर राख हो गई, यानी 407 घरों में इस वक्त चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। अब दुकानें राख नहीं हुई, ना ये लोग कारोबार पे जा सकेंगे, अब ना कोई इनको ऑल्टरनेट फराहम करेगा। सीएम साहब की जानिब से इंक्वायरी के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। सिक्योरिटी इंचार्ज को गिरफ्तार किया गया है। राव साहब क्या कहेंगे? देखिए, जो आपने बात की ना 407 घरों के चूल्हे ठंडे पड़े हैं, नहीं ऐसा नहीं है। ये एक एक शॉप पर 5-5 लोग हैं और वो 5-5 लोग अपने घरानों के सरबराह थे। सही तस्दीक की आपने। इसको जब आप एक 407 को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो सिर्फ इसको 3 या 4 से करें तो ये तकरीबन 1400 से 1500 घराने हैं जिनकी ये तादाद बनती है। लेकिन बेहिसी जो पेश मैनेजमेंट की है वो इसमें बिल्कुल अयां हुई है। और इस सारी सूरत हाल में अगर अना यूसुफ, मैं आपको बताऊं, अगर इस मामले की छानबीन सही तरह कर लें और जो मैनेजर हैं जुल्फ़कार भट्टी पेश इंतज़ामिया के, अगर उनको गिरफ्तार करें, उनको सिर्फ एक रात के लिए सोने ना दें, बस इतनी सज़ा उनको दें और वो सब कुछ बताएंगे कि किस तरह से ये प्लान हुआ, किसने ये प्लान किया, क्यों ये किया गया, इस सारी सूरत हाल को। और ये एक मेगा मंसूबा था जिसके तहत ये काम किया गया। आपको बताएं कि जब आग लगती है 12:40 या 12:45 के करीब रात को, तो उस वक्त
जो सिर्फ एक कोने में आग थी, एकदम से आग जो है वो दूसरे कोने में भी पहुंच गई। मैंने कल लोगों को देखा, हमारा प्रोग्राम आखिर क्यों हुआ था, लोग दुआएं दे रहे थे। लोगों की क्या हालात हैं। काश के सरमायादारों को और खरबोपति ये जो मालकान हैं इनको ये एहसास हो कि किस तरह से एक दिहाड़ीदार, डेली वेजेस और वहाँ पर जितने एम्प्लॉयज़ हैं 15-20 हज़ार से ज़ायद किसी की तनख्वाह नहीं है, और इनको जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 1600-1700 ख़ानदान बनते हैं जिनका चूल्हा आपने ठंडा किया है। आपकी माल बनाने की रविश ने इन घरानों का चूल्हा ठंडा किया है। और सितम ज़रीफ़ी तो ये है। राउत साहब, मुझे कुछ वजूहात, तहकीकात अब तक जो हुई हैं, ये आग लगने की रीज़न क्या समझ में आई है? इसकी तहकीकात तो फिलहाल नहीं हुई। जो थोड़ा हमने इसको डिग आउट किया मामले को कि ये किस तरह से हुआ। जब एक कॉर्नर में आग लगी तो उसके बाद शॉर्ट सर्किटिंग से बताया जा रहा है कि आग लगी है। मुझे बताएं कि शॉर्ट सर्किटिंग तो हो 11:15 पर रात, या 14 मिनट, या उससे पहले सारा दिन, उससे पहले शॉर्ट सर्किटिंग हो तो बात समझ आती है। 11:15 पे उसके बाद शॉर्ट सर्किटिंग का होना, मुझे बताएं कि जब लाइट नहीं होगी तो फिर किस तरह से, लाइट जब बंद कर देंगे आप तो फिर शॉर्ट सर्किट किस तरह से हो सकेगा। ये वो मंतक है जिसको समझने की ज़रूरत है। और इनसे कोई पूछे पेश इंतज़ामिया से कि ये आखिर जब बिजली आपने बंद कर दी तो फिर शॉर्ट सर्किट कैसे हो गया। एक बात। दूसरी, इसमें जब एक कॉर्नर में आग लगी थी तो जो 4-5 सिक्योरिटी गार्ड्स थे वो पहले अच्छी तरह देखते रहे। रेस्क्यू को लेट ताख़ीर से इतला दी गई, जिसकी वजह से ये इशू जो है वो आग भड़कती चली गई एक कोने से दूसरे कोने में। आप अंदाज़ा लगाएं कि आग, अगर आतिशदगी का वाक़या जो हमने बड़े देखे हैं, हफीज़ सेंटर में आतिशदगी हुई तो इस तरह नहीं हुआ कि एक फ्लोर पे आग है, आप जिम्मेदार, एक कॉर्नर पे है बिल्डिंग के, पहली जिम्मेदार रेस्क्यू है। नहीं, बिल्कुल भी। रेस्क्यू को अगर बर वक्त इतला दी जाती और अगर 50,000 तक फाइन किया जा सकता है कोई सिविल डिफेंस की जानिब से चेकिंग के दौरान, अगर जो हालात हैं वो ना हो। लेकिन इसमें सवाल ये नहीं है, इस वाकया को गवर्नमेंट को मिसाल बनाना चाहिए। मैं जो सितम ज़रीफ़ी की बात कर रहा था वो ये बात कर रहा था कि ये वफाकी वजीर शफकत महमूद का हल्का है जो जोड़ तोड़ में मसरूफ़ हैं। हाँ। उनकी जानिब से कोई उनका नुमाइंदा उस स्पॉट पर नहीं पहुंचा। ये सूबाई वजीर डॉक्टर मुराद रास का हल्का है, उनकी जानिब से कोई नहीं पहुंचा। हसान खावर हर 15 मिनट बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। कल वो कहाँ थे? कल जो मुतासिरीन थे उनकी दादरसी के लिए कोई नहीं पहुंचा और लोग दुहाइयां दे रहे थे। अच्छा, जब हम ये कल कर रहे थे, जब ये नोटिफिकेशन आया कि तफ्तीश होगी, तो इस तफ्तीश को हमारे जो पहले मुतासिरीन थे हफीज सेंटर वाले, उन्होंने इसका मजाक उड़ाया कि ये कमेटियां बन जाती हैं, तफ्तीश नहीं होती, किसी को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाता, जिसकी वजह से ये दोबारा रूनमा होते हैं। ताजिरों का इल्जाम एक है कि आग लगी नहीं, आग लगाई गई। एग्जैक्टली, मैं यही तो कह रहा हूँ। मैंने तो कल जो पैकेज किया, ये ताजरों से पूछगछ के बाद ये एक पैकेज मैंने भी फाइल किया, स्टोरी फाइल की है कि आखिर क्या वजह थी कि शॉर्ट सर्किट उस वक्त हुआ जब कि बिजली बंद थी, जब आतिशदगी का वाकया पेश आ गया। चले, अगर एक लम्हे के लिए आप मान भी लें कि एक कॉर्नर पे सिलेंडर फटने से या शॉर्ट सर्किटिंग से आग लगती भी है, तो ताखीर से इतला क्यों दी गई? फिर जब दुकानदार 10-15 मिनट में पहुंच चुके थे वहां पर, जो कम से कम फर्स्ट सेकंड फ्लोर की जो दुकानें थी वो अपना माल निकाल सकते थे, उनको माल निकालने नहीं दिया गया और तशद्दुद किया गया दुकानदारों पर, जिसकी वजह से और बड़े ये पूरा एक प्री प्लान्ड है। इसकी इंक्वायरी, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी इसकी होगी। इसका जो ट्रेडर्स बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि पिछले 2 साल से और ख़ास तौर पर पिछले 3 माह से जो पेश इंतज़ामिया है वो हरासा कर रही थी ट्रेडर्स को कि ये खाली करें, हमने यहाँ पर मल्टी स्टोरी प्लाजा बनाना है, आपको रेंट भी दिया जाएगा। अच्छा। कल आपको रेंट देंगे 10,000 रुपये माहाना, और दुकान जब तामीर होगा 16 या 20 मंजिला प्लाजा जब इस पर बनेगा इसी स्पॉट पर, तो उस वक्त आपको दुकान भी दे दी जाएगी। तो इस पर अब देखिए 407 दुकानें हैं, 407 दुकानों में से मुझे बताएं कि मालकान पैसे ले चुके हुए हैं, और मालकान पैसे लेने के बावजूद जो उनका जो हवस है वो पूरी नहीं शायद हो रही कि वो यहाँ पर मल्टी स्टोरी टावर खड़ा करना चाहते हैं। बिल्कुल टावर बनाएं, आपका हक है टावर बनाना, लेकिन मार्केट रेट पर उनको तो पैसे दें जिनकी दुकानें हैं यहाँ पर। और फिर
जिनका कारोबार चल रहा है। राव साहब, मुझे खबर को वाइंड अप करना है, मुझे बता दें, इससे हम सीखेंगे कुछ नहीं। हम कुछ नहीं सीखेंगे। वजीर आला पंजाब जोड़ तोड़ में मसरूफ है, वजीर आला पंजाब जोड़ तोड़ में मसरूफ है, यहाँ के सूबाई वुज़रा जोड़ तोड़ में मसरूफ है। कोई इसकी इंक्वायरी मंत्री को अंजाम को नहीं पहुंचनी। जो FIR हुई है शर्मनाक FIR है। मुझे ये बता दें, जितने दिन इनका काम बंद रहेगा, अब तो यहाँ पे कुछ हो ही नहीं सकता, ये तो बिल्कुल बंद है। अब इसका सोल्यूशन ये है, अगर गवर्नमेंट आज ये फैसला कर ले स्ट्रिक्टली, कोई जरूरत नहीं गवर्नमेंट को कंपनसेशन देने की, इन मालकान से कंपनसेशन दिलवाई जाए, इनकी इस लैंड को सेल करके जिसका जितना नुकसान हुआ है। मैं जाती तौर पर जानता हूं बहुत सारे लोगों को जिन्होंने ईद की वजह से 50-50 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं और ईद की तैयारियां कर रहे थे लोग। अब मुझे नहीं पता कि इस पर क्या होगा, लेकिन बहरहाल जिन्होंने 50-50, 60-60 लाख का जो भी बिल्कुल फ्रेश माल डाला है, उनका क्या बनेगा। और उसमें से बहुत सारे पैसे मार्केट को वापस भी करना होते हैं। वो लोग कल हमने रोते हुए देखे हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि यहाँ पर हमेशा सरमायादार जीता है। यहाँ पर इंडिपेंडेंट, आज इस मामले को आप मिसाल बना लें तो आइंदा किसी प्लाजे में आग नहीं लगेगी। इंश्योरेंस फैक्टर और फिर मुतासिरीन को इनकी जायदाद बेचकर इनसे दिलवाएं जिन्होंने आग अच्छा जी, राव लगी साहब, हमने इस खबर को वाइंड अप करना है और आगे जो बड़ा इंकशाफ है, बचना है हमने अब इन वाकयात से, ना सीखना है कुछ। और एक चीज मुझे ऐड करने दें, ना सिर्फ मालकान जो मुतासिरीन उनको पैसे दिलवाए जाए, बल्कि जो सरकारी वसाइल इस्तेमाल होते हैं, जितना सरकारी गाड़ियों का खर्चा हुआ है इस आग को बुझाने में, वो भी इन्हीं से वसूल किया जाए। देखिएगा आप आइंदा से कैसा वाकया नहीं होगा। इसी तरह से ये वाकयात रुकेंगे, लेकिन ये वाकया हुआ, अल्लाह ताला, मैं तो यही कहूंगी कि सब्र अता करे। जिन लोगों के साथ जितना बड़ा नुकसान हुआ है, इसका अजाला तो फिलहाल हमें मुमकिन नजर नहीं आ रहा है, लेकिन ये जो 460 इमारतें शहर की बुलंदोबाला बताया जा रहा है, जहां पर अभी भी आग बुझाने वाले आलात नहीं है, कोई फायर सेफ्टी सिस्टम नहीं है, अब इनको कौन बचाएगा? इनको बचाने के लिए क्या प्लानिंग की जा रही है? इस पर बात होगी, ब्रेक के बाद आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। खबर यह है जी, बड़ी मातों में आग बुझाने के आलात नाकारा हैं, कहीं पर हैं नहीं और कहीं पर नाकारा हैं। अब शहर की 460 यानी 460 मार्केट्स बड़ी बड़ी बुलंदोबाला ऐसी हैं जहां पर फायर सिस्टम का कोई निज़ाम ही मौजूद नहीं है। ये वाकयात हो गए, इससे पहले भी वाकयात हुए, बावजूद इसके अब ये इंकशाफ हो रहा है कि जी 460 इमारतें हैं। अब इन 460 को बचाने के लिए क्या किया जा रहा है राव साहब? देखिए, वही कुछ किया जा रहा है जो इसको बचाने के लिए किया गया। अब सूरत हाल ये है कि ये 460 इमारतें वो हैं जहाँ पर लाखों की तादाद में यौमिया लोगों की आमदरफ्त का सिलसिला रहता है और अरबों रुपए का कारोबार इस सारी इमारतों में होता है। लेकिन हालात ये हैं कि अगर पेस की तरह एक कोने में आग लगे तो फिर दूसरे कोने में फौरी पहुंच जाती है, और ना सिर्फ दूसरे कोने में पहुंचती है चौथे फ्लोर के, बल्कि ज़मीन बोझ कर देती है सब कुछ, और इस तरह भी होता है। तो शायद इसी का इंतज़ार है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है बुनियादी तौर पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल डिफेंस की कारकर्दगी और रेस्क्यू 1122। अच्छा, मुझे नहीं समझ आती, रेस्क्यू की सिर्फ ये जिम्मेदारी नहीं है डीजी साहब कि रेस्क्यू आग लगे तो पहुंचे। उन्होंने माजरत कर दी मौके देने से। डीसी साहब को मैं खुद अभी इसी वक्त कॉल्स कर रही थी ब्रेक में, डीसी साहब भी जवाब देने को तैयार नहीं है। हम किससे पूछे राव साहब? सूरत हाल पूछना किससे है, बस सभी कुछ चूंकि अल्लाह के हवाले है और उसी पर सारा सिस्टम जो है वो गामजन मतलब भी है। कहाँ की कैसी मसरूफियात हैं, मुझे नहीं समझ आ रही। मसला ये है कि सिविल डिफेंस 50,000 रुपये जुर्माना जो है वो करके सिविल डिफेंस अपना काम पूरा कर लेता है। LDA का जो इन्फोर्समेंट का विंग है वो भी कुछ जुर्माना करके प्रॉब्लम उसको कर देता है। उसके बाद अगर रेस्क्यू 1122 की मैं बात कर रहा हूँ, उसकी जिम्मेदारी सिर्फ ये नहीं है कि आग लगे तो बुझाएं। आग लगने से पहले के जो इकदाम हैं अगर आप वो करें तो आपकी एनर्जी भी बचेगी, वसाइल भी बचेंगे, और आतिशज़दगी के वाक़यात से सरमायादारों को जो है वो इंश्योरेंस की मद में नफ़ा भी नहीं हो सकेगा। हादसाती तौर पर आग जो है वो और होती है, और मनसूबाबंदी से लगाई गई आग आपके सामने अंजाम है। और पे दर पे वाक़यात हुकूमत के जो ऐलानात हैं दादरसी के, वो ज़बानी जमा खर्च से आगे नहीं बढ़ते। और इस केस में भी हमने देखा है, मैं अभी आपको बता भी रहा था कि अगर इस केस को, इसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको सलाखों के पीछे वो जाए तो आप देखिएगा कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा।
और ये मामूली बात नहीं है, 2 अरब से जायद के गरीबों के चूल्हे ठंडे किए हैं इन लोगों ने। हम खबर को वाइंड अप करते हैं, मुझे ब्रेकिंग पे जाने का कहा जा रहा है। इस तरह के वाकयात को रोकना वक्त की अहम ज़रूरत बनता है। तो गुजारिश है डीसी साहब से, गुजारिश है डीजी साहब से, डीजी रेस्क्यू से और मुतल्लिका अदारे जिनको हमने बारी बारी सबको कॉल करने की कोशिश की है, खुद मैंने भी कोशिश की है शो के दौरान ही कि कोई तो आए और अपना मौक़िफ़ बयान करे। वक्त हो तो प्लीज़ बता दीजिएगा कि आगे के लिए अब आप क्या प्लान कर रहे हैं, इन वाकयात को रोकने के लिए मज़ीद कितने घरों में आप जो है फाके लेकर आएंगे। बिलाशुबा ये आप लोग नहीं लेकर आए हैं, लेकिन आप लोग रिस्पॉन्सिबल तो कहीं ना कहीं हैं इस तरह के वाकयात की, तो इनको अब रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। अपडेट अभी आप तक एक पहुंचा देते हैं जी, नाकिस तफ्तीश की वजह से ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद अगली खबर, हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, और सबसे अहम सबसे बड़ी खबर मेरे ख्याल से अब हम डिस्कस करने वाले हैं। सियासी मंजरनामे पर ऐसी हलचल है कि पता चल रहा है कि कुछ होने वाला है और कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। ये जो होने वाला मैं कह रही हूँ, ये मेरे ख्याल से अगर तस्वीर का दूसरा रुख आप देखें तो सब कुछ हो चुका है, हमें आहिस्ता आहिस्ता दिखाया जा रहा है, इंतज़ार करना भी बाकी है। वो कहते हैं पिक्चर अभी बाकी है। राव साहब, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि मेल मुलाकातों का सिलसिला तो ये पिछले 3 हफ्तों से जारी है, और कभी अपोजिशन जो है वो इत्तेहादियों के घर, कभी इत्तेहादी अपोजिशन मेहमाननवाजियां हो रही हैं राव साहब, और अब ये जो ना बॉल आ गई है डी में। हाँ। तो ऑलमोस्ट जो कंट्रोल है इस वक्त वो हम देख रहे हैं कि इस वक्त डी में जो कंट्रोल है वो अपोजिशन का। हाँ। बज़ाहिर ये लग रहा है, क्योंकि कल जिस तरह की स्टेटमेंट असद उमर की हमने देखी कि काफ लीग 4 अजला की जमात है, इसका मतलब है हिट किया जा रहा है। और जब आप हिट करते जाएंगे, और उससे 1 रोज़ पहले जो शेख रशीद साहब ने जो बयान दिया कि ब्लैकमेल किया जा रहा है, ब्लैकमेल करार दिया काफ लीग को, तो इस सारी सूरत हाल में अब आपने देखना ये है कि जो इसका मतलब क्या है। फिर MQM ने कल कहा है कि बिल्कुल अगर शहरी आबादियों के मामला पीपल्स पार्टी हल करती है तो चलने में कोई मजाका नहीं है। अब 3 जो 2 जमातें हुई, और जो मेंगल साहब का रोल है वो आपको पहले ही पता है, वो अपोजिशन के साथ मौजूद हैं, और एक BAP बलोचिस्तान अवामी नेशनल पार्टी बचती है बाकी, जिसका नहीं है। तो अब ये, लेकिन इस सारे सिनेरियो में जिस तरह से शहबाज शरीफ का चौधरी बरादरान के घर जाना और अब हमजा शहबाज का तरीन ग्रुप से हाथ मिलाना, ये बड़ी डेवलपमेंट है, और इसका मतलब है कि मामला जो हैं वो तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, और जो पासिस हैं डी में वो दिए जा रहे हैं, और गवर्नमेंट कभी एक के पीछे भाग रही है, कभी दूसरे के पीछे, दूसरे इत्तेहादी के पीछे भाग रही है। बल्कि कल तो हमने देखा कि पार्लियामेंट लॉजिस में जाना पड़ा प्राइम मिनिस्टर को। तो अब जो एसाब शिकन ये मुकाबला इस वक्त डिफेंसिव हुई है गवर्नमेंट, जबकि हमले पे दर पे हमले जो हैं वो किए जा रहे हैं। अब सूरत हाल इसी तरह की है, हमले जो हैं वो होते रहेंगे। और अच्छा जी, शहबाज शरीफ साहब को भी कल क्लीन चिट दे दी है जी बरतानवी एजेंसी की जानिब से। एग्जैक्टली ये स्टोरी पहले आ चुकी हुई है, उसकी कुछ वजाहत थी और कुछ क्लैरिटी जो है वो आई। ये मनी लॉन्ड्रिंग का एक केस था जिस पर शहजाद अकबर साहब ने मानते तो नहीं है कि लीड किया गया, लेकिन ऑब्वियसली किसी ने आसमान से तो लीड नहीं किया, ये गवर्नमेंट ने ही इस तरह के केस को लीड करने के हवाले से कहा। और ये NCA जो इदारा है बरतानिया का, उसमें वहाँ पर ये सारी इसकी इन्वेस्टिगेशन भी, और क्लीन चिट के हवाले से जो मनी लॉन्ड्रिंग का कहा जा रहा था उसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के बड़े करीबी दोस्त हैं अनिल मुसरत साहब, उन्हीं के साथ कोई लेन देन था, उसकी मेरे ख्याल से वजाहत जो है वो आ चुकी है, जिसके बाद यकीनन ये क्लीन चिट ही बनती है। तो अब हम 4 साल का अगर हम सूरत हाल देखें तो डॉक्टर आसिम 480 अरब का इल्ज़ाम, और आज क्या सूरत हाल है। इसी तरह से शर्जील मेमन, इसी तरह से खुर्शीद शाह, कितने बड़े केसेस और किधर गए। अलीम खान पे मुकदमात बने, वो कहाँ गए, उनका कुछ पता नहीं है। इसी तरह से शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पे जो ये केसेस थे, ये शुरू तो पता नहीं 4 अरब 5 अरब या शायद 40 अरब से हुए थे, लेकिन अब ये बता दें अब जो बड़ी तब्दीली होने वाली है, एक तब्दीली हुई थी उसको तो हम अभी भी देख रहे हैं। अब ये जो दावा है अपोजिशन का, रात मौलाना फजलुर रहमान ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया से गुफ्तगू की और नंबर्स पूरे करने का दावा है। लेकिन दूसरी जानिब अगर आप देखते हैं वफाकी वुज़रा को, तो वफाकी वुज़रा अब
अंडर प्रेशर हैं। अब जो बॉडी लैंग्वेज है वो इस तरह की नहीं है। असद उमर को कल कहना पड़ा कि 4 अजला की जमात है और ये क्या बात करते हैं। इसका अब ये जो बड़ी तब्दीली जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ उसमें अभी टाइम है। देखिए अब चूंकि OIC का इजलास भी हो रहा है पाकिस्तान में, फिर 23 मार्च भी है, लेकिन इस सिनेरियो में ये सब कुछ लेकिन होना मार्च के महीने में ही है। जो सियासी हिकमत अमली अपनाई जा रही है, एक तरफ मिलियन मार्च की बात की जा रही है, अपोजिशन लॉन्ग मार्च की बात कर रही है और 23 मार्च को और सबने रुख करना है इस्लामाबाद, और वहां पर सबने इस्लामाबाद में पहुंचना है। इसमें अल्लाह ताला मुल्क की खैर करे, जो मुल्क के लिए बेहतर हो वही हो। ब्रेक की तरफ जाने दीजिए, ब्रेक के बाद आते हैं। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और सियासी मंजरनामे पर हम गुफ्तगू कर रहे थे। मेल मुलाकातों का सिलसिला बढ़ रहा है और मेरे ख्याल से जो ये मेल मुलाकातें हैं, ये तैयारियां जो की जा रही हैं वो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें डन हो चुकी हैं, जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इस्लामाबाद की तरफ अब सभी लोगों की नजरें। राव साहब, मुझे 1 मिनट में आपका एक कमेंट चाहिए कि अब कितना इंतज़ार करना है लोगों को। देखिए 28 तक तो ये सूरत हाल बिल्कुल वाज़ेह, बल्कि उससे पहले ही हो जाएगी। अब जिस तरह से कल हमने देखा है कि इश्तियाल अंगेज़ी दिलाने की बात की गई है, वो मेंबर्स जो अपने प्राइम मिनिस्टर पर, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर्स हैं 172 में से, उनमें से जो 22 या 24 की तादाद जो बताई जाती है, उनके हवाले से कल शहबाज गिल साहब, असद उमर साहब और दीगर रहनुमाओं ने जिस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की है, मेरे ख्याल से उनको पैगाम दे दिया गया है कि आपके पोस्टर्स लगाए जाएंगे, आपके वो जूतों के हार पहनाए जाएंगे, तो ये ज्यादा तलखी आएगी और वो फैसला करने में उनको ज्यादा आसानी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। चॉकलेट का समंदर, बास्केटबॉल। खुशामदीद आपको कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करने वाले हैं, आज है जी 15 मार्च और 15 मार्च को दिन मनाया जाता है वर्ल्ड कंज्यूमर डे, यानी सारिफीन का दिन। ये जो सारिफीन का दिन मनाया जाता है, एक्चुअली ये सारिफीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिन मनाया जाता है। क्यों ये दिन मनाया जाता है? सारिफीन का तहफ़्फ़ुज़ किस तरह से यकीनी बनाया जाता है? ये दिन मनाने का मकसद क्या है? वो सारिफ जो कि चीज़ें ख़रीद रहा है, कौन कौन से सारिफीन इस जुमले में आते हैं? क्या सिर्फ और सिर्फ उन सारिफीन की इस दिन बात की जाती है जो बहुत सारी महंगी चीज़ें खरीदते हैं, या वो सारिफ जिसके साथ अगर धोखा हो गया, छोटी से छोटी चीज़ भी उसने खरीदी है या कुछ सस्ती सी चीप सी चीज़, उस सारिफ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी वो सारिफ अदालत का रुख मुतल्लिका शख्स कर सकता है। बहुत सारे लोगों को इस बारे में मालूमात है नहीं। तो सारिफीन का तहफ़्फ़ुज़ किस तरह से हमारी सारिफ अदालतें यकीनी बनाती हैं, किस तरह से अपने सारिफीन को तहफ़्फ़ुज़ देती हैं, और जो सारिफ इन तमाम चीज़ों से बिल्कुल लाइल्म है, उनको आज हम ये बताने की कोशिश भी करेंगे कि अगर कहीं ना कहीं वो कोई चीज़ ख़रीदते हैं, उनके साथ धोखा हो जाता है, तो वहाँ से हमारी सारिफ अदालतें अपने सारिफीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती हैं। तो सारिफ अदालतों का रोल पहले क्या है, हमने ये डिस्कस करना है। शाहीन साहब हमें हमेशा अपडेट करते हैं सारिफ अदालतों से कि फ़लाँ सारिफ आया और उसने ये चीज़ खरीदी और इतना जो है नुकसान उसका हो गया और उसने इतना हर्जाने का दावा दायर कर दिया है। सो असल में हकीकत क्या है, किस तरह से सारिफीन जो हैं उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करती हैं ये सारिफ अदालतें। हम चलते हैं, सबसे पहले शाहीन अतीक इस वक्त मौजूद हैं सारिफ अदालत के बाहर ही। अस्सलाम वालेकुम शाहीन साहब, क्या हाल चाल हैं आपके? जी वालेकुम अस्सलाम। शाहीन साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, सारिफ अदालतों के हवाले से हमने बात करनी है। सारिफीन के तहफ़्फ़ुज़ का आज जो है वो दिन मनाया जा रहा है, तो ये अदालतें तहफ़्फ़ुज़ किस तरह से फराहम करती हैं? पाकिस्तान में कब से सारिफ अदालतें इफेक्टिव हैं और क्या रोल है इनका? जी सारिफ अदालतें जो हैं वो जो सार्फिन हैं उनकी शिकायत के अजाले के लिए 2005 में ये एक्ट जो है बनाया गया था। उस एक्ट के बाद 2007 में जो है ये अदालतों ने अपना काम जो है वो शुरू किया। पहले 11 अदालतें पंजाब भर में बनाई गई, बाद में इनकी तादाद जो है वो 17 के करीब जो है वो कर दी गई थी। इन अदालतों का मकसद ये था कि जो सार्फिन
बाज़ार जाते हैं और जाकर अपनी चीज़ ख़रीदते हैं, उनकी पहले जो भी चीज़ उनको गलत दी जाती थी उसकी कोई शिकायत जहां वो करना चाहते थे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जो था वो मौजूद नहीं था। ये 2005 में जो है वो कंज्यूमर एक्ट बना और उस एक्ट के बाद जो है वो सार्फिन अब इन अदालतों की तरफ रुजू जो है वो कर सकते हैं। उनका ये है कि अगर उनकी कोई चीज़ वो बाज़ार में किसी दुकानदार से ख़रीदते हैं और दुकानदार उनको वो चीज़ गलत जो है वो दे देता है, तो उसके बाद वो दोबारा जाते हैं और दुकानदार उनकी बात नहीं सुनता, तो फिर वो सारिफ अदालत से जो है वो रुजू करते हैं और अदालत में आकर यहाँ पर दावा जो है वो दायर कर दिया जाता है। यहाँ अदालत में जो दायर सारिफ जो कंज्यूमर कोर्ट है, यहाँ पे जो दावे दायर किए जा रहे हैं उनमें ज़्यादातर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक के केसेस भी हैं। इसके अलावा जो ख़वातीन जो शॉपिंग करती हैं, अपने बच्चों के कपड़े ख़रीदती हैं, शोहर की चीज़ें लेती हैं या अपनी चीज़ें लेती हैं, वो गलत दे देते हैं, या शादी की तकरीबात में जो सूट सिलवाए जाते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, तो फिर दुकानदार अगर उनसे ताउन नहीं करता तो ये बताइएगा, बहुत सारे लोग, बहुत सारे हमारे सारिफ ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि सारिफीन के भी कुछ राइट्स हैं, तो इसकी आगाही के लिए क्या यहाँ पर कोई कैंपेन वगैरह टाइम टू टाइम की जाती है ताकि सारिफीन को बताया जाए कि उनके लिए एक प्लेटफॉर्म मौजूद है, वो यहाँ आ सकते हैं? जी, जो यहाँ पर जो आगाही है वो लोगों को नहीं है, क्योंकि ये गवर्नमेंट का काम था कि सारिफ अदालत जो एक अहम अदालत है और लोगों को तहफ़्फ़ुज़ भी दे रही है जो सार्फिन है, लेकिन यहाँ पर कोई आगाही जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से नहीं दी गई। कंज्यूमर कोर्ट को अगर ज़्यादा इस्टेब्लिश जो किया गया है, वो हम लोगों ने इस कोर्ट के बारे में लोगों को बताया है कि ये भी एक कोर्ट है जहाँ से आपको जो है वो तहफ़्फ़ुज़ मिल सकता है, आपकी शिकायत का ज़्यादा हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी तक कोई इसकी कंपेन जो है वो नहीं की। यहाँ पर सूरत हाल ये है कि लाहौर में इस वक्त 2 करोड़ की आबादी है, उसमें एक कोर्ट यहाँ सारिफ अदालत में जो है वो कायम है और कोई अदालत नहीं है, और वहाँ केसों की तादाद 2000 पेंडेंसी इस वक्त यहाँ पर चल रही है। 100 केस जो है माहाना उसके फैसले जो है वो यहाँ पर हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो केस यहाँ पर जो है वो दायर होते जा रहे हैं। यहाँ कम से कम एक जज के पास रोज़ाना 100 केस जो है ना वो लगते हैं जिसकी वो समाअत करते हैं, लेकिन एक जज के लिए 2 करोड़ की आबादी में ये केस सुनना जो है वो मुमकिन जो है वो नहीं है। इसके अलावा जो लाहौर में ये कोर्ट जो काम कर रही है उसमें कसूर, ननकाना और शेखुपुरा के केस भी यहाँ पर भिजवाए जा रहे हैं। हालांकि कोर्टें अलग अलग होनी चाहिए। जो 17 कोर्ट कर रही है वहाँ पर केस कम है, और केस कम होने की वजह भी यही है कि सारिफ को अभी आगाही हासिल नहीं है, उन्हें ये पता ही नहीं है कि हमने किस तरीके से जाना है। और यहाँ पर जो केस दायर करने का तरीका है वो इतना आसान है कि आप एक दरख्वास्त लिखें, उसके ऊपर 2 रुपये का टिकट लगाएं, और आप अगर अपने केस की पैरवी खुद कर सकते हैं तो वो कर सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो फिर आप अपना वकील लेकर यहाँ पर जो है वो पेश हो। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। सारिफ अदालतों के हवाले से एक्टिव हैं, किस तरह से सारिफीन को यहाँ पर जो है तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाता है, इस पर शाहीन साहब जो थे वो इजहार ख्याल कर रहे थे। हमने मजीद भी गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाना है और अपने सारिफिन को आगाह करना है कि बेसिकली उनके राइट्स क्या हैं। अगर कहीं पर उनके साथ कोई धोखा होता है या कोई चीज़ ख़राब दी जाती है तो क्या ऐसा रास्ता है जो वो अपना कर उस नुकसान का अजाला करवा सकते हैं, कर सकते हैं। ब्रेक के बाद आएंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। जदीद तर्ज रिहाइश अब आपकी क़ुव्वत खरीद में। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। तो हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड कंज्यूमर डे के हवाले से। सारिफीन के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए सारिफीन को क्या करना है, क्या क्या चीज़ें हैं जो कि उनको फॉलो करनी है, इसके लिए प्रोटोकॉल क्या सेट किए गए हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मेहमान जो स्टूडियो में हमारे मौजूद हैं, तारुफ कराना चाहूँगी जी। राना इंतज़ार हुसैन साहब ने हमें ज्वाइन किया है, एडवोकेट हाई कोर्ट है, मेंबर पंजाब है। अपने मेहमान को खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। सबसे पहले 15 मार्च है, वर्ल्ड कंज्यूमर डे है आज, क्या कहना चाहेंगे आज के दिन के बारे में? देखिए, पाकिस्तान में बेशक ये चीज़ें बहुत लेट स्टार्ट हुई, मगर एक चीज़ हमें अप्रिशिएट करनी पड़ेगी कि बड़ी तेज़ी के साथ, जिस तरह आज का आपका प्रोग्राम भी है, मीडिया और हमारी जो कुछ हमारे जो एजेंसीज़ हैं वो सब मिलकर इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं कि कंज्यूमर्स को एटलीस्ट पता चले कि उनके मामलात जो हैं वो क्या हैं, उनको किस तरह से अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करें। क्योंकि सबसे अहम ज़रूरत
तमाम तर मामलात के बावजूद आज भी इस चीज़ की ज़रूरत है कि हमें कंज्यूमर को इन चीज़ों के बारे में आगाह किया जाए कि आपके राइट्स क्या हैं और आपने वो राइट्स किस तरह से लेने हैं, और ये चीज़ बहरहाल खुशाइंद है। अच्छा, बहुत सारे हमारे पढ़े लिखे लोग ऐसे हैं जिनको ये पता ही नहीं कि कंज्यूमर के भी कुछ राइट हैं और हमारे यहाँ सारिफ अदालतें मौजूद हैं जहाँ पर वो जा सकते हैं। कुछ चीज़ें मुझे क्लियर कर दें, कौन सा ऐसा कंज्यूमर है जो कि अब हमें तो यही पता ना कि अच्छा कोई बहुत महंगी चीज़ होगी तभी हम जाके कोई ऐसी शिकायत कर सकते हैं, तो क्या प्रोटोकॉल है इसका? देखिए, जो हमारा कंज्यूमर एक्ट है वो 2005 में बना और ये अदालतें भी हैं उसके तहत 2005 में जो है इस्टेब्लिश हुई पंजाब के अंदर। जो कंज्यूमर एक्ट है वो पंजाब के लिए है, ठीक। तो उसके बाद से ये सिलसिला चल रहा है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि उसमें कोई रकम का तयन किया गया है। उसमें जो वर्ड यूज़ किया गया वो दैट इज़ अ डिफेक्टिव सर्विसेज, ओके, ठीक है, कि नाकस आपको जो खिदमात है दी जाएँ वो किसी भी सिलसिले, वो चाहे अब हमारी वो जो आप ब्यूटी पार्लर में जाते हैं वो आपको प्रॉपर सर्विसेज नहीं देते हैं या सर्विसेज देने से इनकार कर। आई एम सॉरी, मैं आपको काट रही हूँ। दो चीज़ें यहाँ पर होती हैं, एक होता है एक्चुअली नाकिस चीज़ें होती हैं, एक होता है कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन नहीं होती, तो दोनों चीज़ें इसमें आती हैं। दोनों आ गई ना, डिफेक्टिव सर्विसेज की मैंने बात, नाकिस खिदमात दी गई या आपके और उसके दरमियान आप पेमेंट कर दी, आपका एक एग्रीमेंट हुआ, जिस तरह ये अक्सर शादी ब्याह पे वो शादी के कपड़ों में हो जाता है, या जो हमारी जो ब्राइडल्स हैं वो उधर जाती हैं जहाँ, जैसे हमारे पास भी ये मैटर्स आते हैं कि वो रिफ्यूज़ कर देते हैं या प्राइस में उनके कोई फ़र्क आ जाता है या जो वो उनके दरमियान चीज़ें तय होती हैं उस पर पूरा नहीं उतरते, तो आप इसके लिए कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं। मगर उसके लिए एक चीज़ ज़रूरी है कि सेक्शन 28 कहता है कि हमने पहले नोटिस देना है। अच्छा, जिसने भी आपको वो सर्विसेज देने से इनकार किया है या आपको डिफेक्टिव सर्विसेज दे रहा है या जो भी आपके दरमियान मामला तय हुए एज कंज्यूमर, तो आपने पहले उसको 15 दिन का नोटिस देना। अगर 15 दिन की मुद्दत के अंदर वो आपकी जो ग्रीवियंस है उसको रिड्रेस नहीं करता, फिर आप कंज्यूमर कोर्ट चले जाएं। ठीक है, फिर कंज्यूमर कोर्ट में जाके आपको नोटिस भेजने के लिए तो आपको जाना पड़ेगा ना। आप किस तरह से, अब अगर किसी ने लेट्स सपोज, अब तो हम लोगों को इन्फॉर्म कर रहे हैं ना, जिसने नोटिस दिलवाना है उसको पहला स्टेप क्या लेना है, कहाँ जाना है नोटिस दिलवाने? देखिए, आप इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप किसी वकील साहब के पास। अच्छा जी, लेट्स सपोज मैं आपको, अगर आप किसी रेस्टोरेंट में इस तरह हम कर लेते हैं, आप खाना खाने जाते हैं, अब वो उनका खाना मेयारी नहीं है, आपसे यहाँ वो पेमेंट ले रहे हैं तो एग्जॉर्बिटेंट प्राइजेस आपको कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद आप उनको एक नोटिस दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं आप वकील साहब के जरिए जाएं, आप एक सादा पेपर पर दैट इज माय पॉइंट कि ये क्लियर हो जाए। आप एक सादा पेपर, क्योंकि सम टाइम होता ही है कि इसमें प्रॉब्लम जो है कि आप सही कह रही हैं, जिस तरह आप पहले भी कह रही थी, क्योंकि अगर वो खाना खाया है या उन्होंने सर्विसेज ली हैं वो 10-15 हज़ार रुपए की हैं, अब ज़ाहिर बात है वो वकील साहब के पास तो नहीं जाएंगे कि उसकी फ़ी वो किस तरह करेंगे, फिर उनको टाइम जो है टाइम ज़ाया होगा आने जाने में, ये वो तो पिटी मैटर्स हैं। उसके लिए फिर सिंपल ये है कि आप एक सफ़ेद सफ़ा पकड़ें या कंप्यूटर पे और जो एक नोटिस उसको लिख के सेक्शन 28 ज़रूर लिख दें कंज्यूमर एक्ट का, उनको जो है वो सेंड कर दें कि हमने ये इस तरह से आए थे, आपने ये सर्विसेज नहीं दी, या जो भी आपकी ग्रीवेंस है उसमें लिख के उनको नोटिस सेंड कर दें, ठीक है। अगर आप 15 दिन के अंदर, क्योंकि ये लीगल रिक्वायरमेंट है विच इज़ मैंडेटरी वन, ओके, अगर वो आपकी रिक्वायरमेंट पे पूरा नहीं होता है, आपकी जो ग्रीवेंस है उसको रिड्रेस नहीं करते, फिर आप उसी तरह एक सिंपल पेपर पकड़ें और कंज्यूमर कोर्ट में जाके, ठीक है। मगर ये है कि बहरहाल मैं इसमें कहूँगा कि सारी चीज़ें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, हम बजाय कि हम क्रिटिसाइज़ करें कि जो पिछले 16-17 साल में गवर्नमेंट ने भी इस पर किया कंज्यूमर के लिए। हालांकि ये दिन तो 1962 से मनाया जा रहा है जब जॉन एफ कैनेडी ने कांग्रेस को लिखा कंज्यूमर राइट्स के बारे में, तो बहरहाल इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहिए। अब हमारे यहाँ जो सारिफ अदालतें हैं, मैं कुछ उनका रोल जानना चाहूँगी, वो कितनी इफेक्टिव हैं, अपने सारिफिन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में उनका क्या रोल है? एक्चुअली अदालतों के बारे में जब हम सुनते हैं तो लोग कहते हैं कि फ़लाँ केस है, कितने सालों से चल रहा है, बार बार चक्कर लगाने पड़े हैं, तो वो आपकी जितने की चीज़ होती है उतने पैसे अगर आपको उसके ऊपर लग जाए, तो फिर मुझे बता दें इफेक्टिवनेस कहाँ गई? अब प्रैक्टिकली ये फिजिबल नहीं है जब तक आपकी अमाउंट एक हद से ज़्यादा ना हो। जिस तरह गाड़ी आपने ली है, गाड़ी की सर्विस देने से वो या उसकी वारंटी है वो इनकार करते हैं। बहरहाल एक चीज़ इसमें यह है कि कम अज़ कम कंज्यूमर के लिए कोई फॉर्म तो आया, इससे पहले आपके पास कोई फॉर्म ही अवेलेबल नहीं था। इसके अलावा ये होता है कि हम अक्सर नोटिस देते हैं तो नोटिस के ऊपर भी उनके काम हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा ये है कि जो भी हमारा प्रोड्यूसर है या कोई जो भी अपना स्टोर चला रहा है, उसको कम से कम एक डर तो है ना। इससे पहले तो ये भी नहीं था कि मुझे कोई पूछने वाला है
कम से कम कोई पूछने वाला तो है ना उसे। अच्छा जी, लेट्स सपोज मेरा कोई, मैंने इलेक्ट्रॉनिक की चीज खरीदी है, वो खराब निकल आई है, मोबाइल खरीद लिया आपने, जिस तरह ज्यादा आजकल होता है ज्यादा, सही, अब उसका वारंटी कार्ड एक साथ दिया जाता है, बावजूद उसके अगर कोई चेंज नहीं करा तो मैं सारिफ अदालत जा सकती हूँ? बिल्कुल जा सकते। सारिफ अदालत जाके मेरा पहला स्टेप ये होगा कि जी उसको नोटिस भेजा जाएगा? सबसे पहले आप नोटिस देंगे सेक्शन 28 का, ठीक है, 15 दिन का आपको उसको उसमें टाइम दिया जाता है, ठीक है, कि आपकी जो ग्रीवियंस है उसको रिड्रेस करे, ठीक है। अगर वो नहीं करता फिर आप सारिफ अदालत चली जाओ, ठीक है। उसके बाद मैंने सारिफ अदालत जाने हैं, सारिफ अदालत जाकर आगे का क्या प्रोसीडिंग होती है? वो उसके बाद फिर वो अब जब अदालतें शुरू हुई थी उस वक्त तो केसेस की तादाद कम थी, ठीक है, मगर अब प्रैक्टिकल बात करें तो केसेस की तादाद बहुत ज्यादा है, अदालतें बहुत कम हैं। अब जिस तरह लाहौर की अदालत है वो लॉर्ड डिवीजन के लिए, ठीक है, ठीक है, ननकाना, कसूर, शेखुपुरा, हाँ, तो सबका लोड यहाँ सबका लोड भी यहाँ पे आता है। फिर ये कि लोग आते भी नहीं है उस हैसल से। हाँ। पहले तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि हर जिले के अंदर, क्योंकि इस वक्त, मगर ये कि अदालतों की तादाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। इस वक्त 11-12 अदालतें हैं पंजाब में, जो इनिशली कम थी, 7-8 थी, अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा रहे हैं। बहरहाल ये है कि इसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले हर ज़िले के अंदर सारिफ अदालत बनाई जाए, ताकि लोगों को कम से कम एक्सेस ईजी हो। अब ननकाने वाला शख्स वहाँ से उठ के लाहौर तो नहीं आएगा, बिल्कुल ऐसे ही है, तो प्रैक्टिकल फिजिबल नहीं होगा। सही। तो इस तरह से जी आप अपने अगर कोई चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं है, कोई आपकी सर्विसेज ऐसी है जिससे सेटिस्फाइड नहीं, तो आप सारिफ अदालतों का रुख कर सकते हैं। अच्छा जी, मैक्सिमम मिनिमम कितना टाइम दरकार होता है कि आप सारिफ को सारिफ अदालत से जो है वो तमाम मामला उसका सॉर्ट आउट हो? इसमें कोई टाइम फ्रेम नहीं है, ठीक है, ये हर बंदे की अपने मुकद्दर की बात है कि उसका। बहरहाल ये है कि केसेस जो हैं उस पर भी अब तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई हुई है, जिसकी वजह से केसेस के जो टाइम है उस पर बहुत ज़्यादा लग रहा है। और दूसरा ये जो प्रोसेस है उसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि एविडेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया होता है। तो उसमें मेरी भी गुजारिश यही होगी, जो हमारे लेजिस्लेचर, जो हमारी असम्बलीज़ हैं, वो ये ज़ाहिर बात है कानून बनाते हैं, तो इन पर इनको मुसलसल जो है उसको देखते रहना चाहिए। जिस तरह एविडेंस और क्रॉस पे बहुत ज़्यादा टाइम लगे, तो सिंपल ये कि दोनों पार्टियों से एफिडेविट लेके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ही जो पिटी मैटर्स है ख़ास तौर पे, उसको इनको एक ब्रेकअप बना लेना चाहिए कि उसके ऊपर ही डिसाइड कर दें, बजाय कि अनएंडिंग पीरियड के लिए हम इन केसेस को लेके चलते हैं। अच्छा राना साहब, ये कहिएगा, एक हमारे यहाँ बड़ा कल्चर जो है वो डेवलप हो चुके हैं, हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग भी क्या इस ज़ुमरे में आती है? देखें, आप कहीं भी जहाँ पर आप विद इन द डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर आते हैं, ओके, जब आप कमर्शियल काम करते हैं फिर आप कंज्यूमर की डेफिनेशन में नहीं आते। जिस तरह ये है कि वो जो हमारा ब्रोकर है वो अपना चीज़ें ख़रीदता है मार्केट में या चीज़ें बेचने के लिए, जो जब आप कमर्शियल पर्पसेस हैं वो इसके अंदर डेफिनेशन में नहीं आते। कंज्यूमर किसी भी हालत में, वो चाहे ऑनलाइन पिज़्ज़ा ऑर्डर करता है, ऑनलाइन कोई भी चीज़ ऑर्डर करता है, ठीक है, तो मगर ये है कि जहाँ वो ऑर्डर कर रहा है वो फिर पाकिस्तान की टेरिटरी होनी चाहिए। अच्छा, या पंजाब की, जो हमारा इस वक्त हम जो बात कर रहे हैं वो पंजाब है, तो पंजाब की टेरिटरी होनी चाहिए। सही। तो उस टेरिटरी के अंदर फिर आपको रहते हुए जो है वो उसको आप सिर्फ नोटिस सेंड करते हैं। आप अगर कोई प्रोडक्शन या कोई चीज़ आप अमेरिका से मंगवा रहे हैं या ऑनलाइन कहीं और ऑर्डर कर रहे हैं, तो वो कंज्यूमर की फिर उसकी जुरिस्डिक्शन से बाहर हो जाएगा। सही। अच्छा जी, बहुत सारे मैंने जैसे कि कहा कि लोगों को इस बारे में पता नहीं है, तो अभी हमारा आज का शो भी मकसद यही था, मेरे ख्याल से कुछ सेमिनार्स, कुछ कैंपेन्स ऐसी करने की ज़रूरत है कि लोगों को पता चले कि वो जा सकते हैं सारिफ अदालतों में जहाँ पर उनको उनके राइट्स दिए। देखिए, अब तो ख़ास तौर पर जब से ये हमारी हैंड डिवाइसेस आई हैं, तो इन्होंने तो खासी चीज़ें जो हैं वो इजी कर दी हैं। ठीक है। मगर क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादातर जो हमारी पॉपुलेशन है वो एजुकेटेड नहीं है, उनको हमारे ये तो चले आ गया कि कोई जो है कंज्यूमर वाली तो बात, उनको बेसिक अपने जो राइट्स हैं उनका ही इल्म नहीं है। इस पे अवेयरनेस देने की बिल्कुल ज़रूरत है, मगर इसमें काफ़ी ज़्यादा, जो मैंने आपसे पहले भी कहा, काफ़ी सारी जो हैं NGOs या जो सोशल वर्कर्स हैं वो इन पर काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं। मैं ख़ुद भी अभी इन दिनों रिसेंट पिछले एक वीक के अंदर काफ़ी सारी कॉन्फ्रेंसेस भी इसमें हुई हैं, मगर इसमें मीडिया का रोल सबसे ज़्यादा वाइटल है, क्योंकि कॉन्फ्रेंस में तो कोई जाएगा, कोई किसी को बुलाएगा, मगर टेलीविज़न तो तकरीबन हर घर में है ना, या आपके वो जो ऑनलाइन उसकी सर्च में भी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, तो इसमें वाइटल रोल मीडिया का होगा कि वो लोगों को इस बारे में आगाह करे कि आप जिस तरह आपका ये प्रोग्राम भी उसका एक हिस्सा ही है, तो कि वो लोगों को बताए कि आपके राइट्स क्या हैं। अगर आपका कोई राइट जो है उसको इन्फ्रिंज करता है तो उसको कम से कम आप कह सकते हैं कि भाई अगर मेरा ये काम कर दो, अदरवाइज मैं कंज्यूमर कोर्ट चला जाऊँगा। ठीक है, वो लोग, ये नहीं है कि कंज्यूमर कोर्ट्स की जो इफेक्टिवनेस है उसमें कोई कमी है, उसमें मैंने आपसे पहले कहा था, पहले कोई फॉरम नहीं था, और दूसरा ये कि अब जो हमारा
वो जो शॉपकीपर, आप लोगों की जानिब से कभी कोई रिक्वेस्ट नहीं की गई कि क्योंकि अब लोड जैसा कि आपने कहा बढ़ चुका है, इफेक्टिवनेस यहाँ से थोड़ी मुतासिर होना शुरू हो जाती है कि अगर लोगों को डिले का ही सामना करना पहले तो फौरन नहीं था, इसको मजीद रिफाइन करना चाहिए। ठीक है। अब एक तो ये है कि इसकी वजह से वो उनको पता होता है कि सारिफ जो है कंज्यूमर कोर्ट चला जाएगा। दूसरा चीज़ ये होती है कि अक्सर मैं कह रहा हूँ कि जब नोटिस जाता है तो जाहिर बात है अगर उसकी कीमत ही कम है तो वो जो शॉपकीपर या जो प्रोड्यूसर है या जो भी है वो इसलिए भी कर देता है कि उसको भी किसी लॉयर को एंगेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस वजह से भी काफ़ी सारे काम जो है, जिस तरह हम कहते हैं कि वो एजेंसीज जो हैं वो बम ब्लास्ट कहीं हो जाती हैं तो जो वो रोक लेती हैं उनका हमें नहीं पता चलता। बिल्कुल ऐसे तो काफ़ी सारे काम जो हमारे हो जाते हैं तो उनका नहीं पता चलता। बहरहाल ये है कि इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट वी अप्रिशिएट द गवर्नमेंट कि उन्होंने कोर्ट्स बनाई, एक्ट बनाया, चाहे वो सूनर और लेटर जैसे भी हुआ, मगर यह है कि इसका बहरहाल फ़ायदा हो रहा है। मगर यह है कि इसको हमें मजीद रिफाइन करने की ज़रूरत है और इसमें डिजिटलाइजेशन लाने की ज़रूरत है। बिल्कुल आपने सही कहा जी, इतना सब कुछ डिजिटल हो गया तो फिर ये क्यों पीछे रह जाए। मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों को आप? मैं तो मैसेज यही दूंगा कि अगर कोई भी आपका राइट जो है कोई उसको इन्फ्रिंज करता है, आपको प्रॉपर सर्विसेज नहीं देता, तो ज़रूरी है कि आप सिर्फ इसलिए कि रकम कम है इसलिए ना करें। जब आप एक्शन लेने शुरू करेंगे तो थोड़े अरसे की बात है कि हर एक वो फिर डरेगा कि वो छोटी अमाउंट है या बड़ी अमाउंट है, तो उस वजह से वो फिर है कि आप एक दो दफ़ा हिम्मत करेंगे तो उसके बाद जो है वो आपके जो राइट्स हैं वो इंशाल्लाह प्रोटेक्टेड होंगे और वो भी इस चीज़ों को वायलेट करने में अपनी कमी लेके आए। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही कहा गया। और ये आज के शो का मकसद भी ये था कि आपको बताया जाए कि किस तरह से जो सारिफ हैं, बल्कि हम हर कोई कभी ना कभी कोई ना कोई हर रोज़ चीज़ खरीदते रहते हैं, तो जहाँ कहीं भी आपको प्रॉब्लम लगे सारिफ अदालतें मौजूद हैं आपके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम आपको ज्वाइन करेंगे। गर्मी तो बढ़ती चली जा रही है, प्रेडिक्शन क्या है, अब पूरा हफ्ता मौसम कैसा रहेगा? फरीहा बाहर मौजूद है। जी फरीहा, बताइए हमें मौसम के बारे में। ना बिल्कुल, अगर आज हम बात करें शहर लाहौर के मौसम के हवाले से तो लाहौर में जो है वो नुमाया मौसम में तब्दीली देखने को नज़र आ रही है। सूरज ने जो है वो अपने तेवर दिखा दिए और गर्मी की जो शिद्दत है उसमें इजाफा देखने को नज़र आ रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो 24 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि 12 बजे के बाद जो है दर्जा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है 12 बजे से 4 बजे तक जो है सूरज जो है वो अपने मजीद तेवर दिखाएगा। जो दर्जा है वो 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कान बताए जा रहे हैं, जबकि शहर का जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा है वो 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कान बताए जा रहे हैं। जबकि शहर भर में जो है 9 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चल रही हैं, लेकिन सूरज की जो तपिश है वो इतनी ज़्यादा है कि हवाएं भी जो है गर्म महसूस हो रही है। जबकि शहर में जो हवा में नमी का तनासुब है वो 65% रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है रवा हफ्ता जो है वो गर्म और मरतूब रहेगा और बारिश के जो है वो कोई इम्कान नहीं बताए जा रहे। जहाँ पे एक तरफ शहर के मौसम में नुमाया तब्दीली देखने को नज़र आ रही है, गर्मी की शिद्दत में जो है इजाफा देखने को नज़र आ रहा है, वहीं दूसरी जानिब शहर की जो फ़ज़ाई आलूदगी है उस पर उससे भी जो है शहरियों को छुटकारा ना मिल सका। शहर का मजमूई तौर पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया जा रहा है वो 194 रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो शहर लाहौर के वासियों के लिए काफ़ी ज़्यादा अनहेल्दी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स की जो शरह है वो मुख्तलिफ रिकॉर्ड की जा रही है। कोट लखपत में एयर क्वालिटी इंडेक्स 317, मॉडल टाउन 270, जोहर टाउन 202, DHA फेस 8 227, जबकि माल रोड पर जो है 220 रिकॉर्ड की जा रही है। माहिरीन की जानिब से शहरियों को एहतियाती तदाबीर पर अमल करने का कहा जा रहा है कि गर्मी से बचने के लिए जो है वो ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करें, उस सर को जो है ढांपे ताकि धूप से बचा जा सके, और साथ ही साथ फ़ज़ाई आलूदगी जैसे मसले से बचने के लिए जो है माहिरीन की जानिब से शहरियों को ये कहा जा रहा है कि वो मास्क का इस्तेमाल करें और गैर ज़रूरत पर घरों से ना निकले ताकि फ़ज़ाई आलूदगी से भी बचा जा सके और साथ ही साथ गर्मी से भी बचा जा सके। तो बहुत शुक्रिया, हमारे साथ फरीहा मौजूद थी। लेकिन फरीहा ने जो एक मंजर खींची है कि अभी गैर ज़रूरी तौर पर घरों से ना निकले, अभी वो वाली गर्मी नहीं आई, उसके लिए थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। अलबत्ता ये जो बदलता मौसम है इसमें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत आपको होती है, क्योंकि हम एकदम से एयर कंडीशन और फ़ैन इस तरह से लगा लेते कि जी उसके लिए आपको नुकसान का सामना भी करना पड़ता है। तो बहुत सारा अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा इस बदलते मौसम में ख़ास तौर पर। और एक्चुअली ऐसा है कि बहुत ज़्यादा जब आपको तपिश महसूस हो रही हो तो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, गैर ज़रूरी तौर पर वाकई ना निकले, लेकिन अभी उतनी गर्मी आना भी बाकी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।